हे गाइस, मेक्सिकन ग्रांड प्री का जो रिजल्ट था वो टायर स्ट्रैटेजी पे डिपेंड कर रहा था। मेरा ऐसा बोलना ही मर्सिडीज़ के लिए एक शानदार बात है। जो मर्सिडीज़ ने शुरुआत के अंदर अच्छी गाड़ी नहीं निकाली थी, अब वो सीज़न के एंड होते होते उनकी गाड़ी रेड बुल के भी कंपैरिजन में आ गई है। उधर फरारी का एक सब पार वीकेंड था, और मुझे ऐसा फरारी को देख के नहीं लगा कि वो टॉप 3 टीम है। मुझे ऐसा लगा कि वो अपर मिडफील्ड की कोई एक टीम है, and they were 1 minute behind the leader of the race, Max Verstappen, and it was a pathetic weekend for them. So let's grill down the weekend and grill down the Mexican Grand Prix. मेन रेस में जाने के पहले सारे स्टैट, दुनिया के सारे स्टैट मैक्सिकन ग्रांड प्री के बारे में यही बोल रहे थे कि भाई P3 पे जो आता है वो रेस जीतेगा। तो हमारे पास लुइस हैमिल्टन थे P3 पे और मैक्स वर्स्टैपन थे P1 पे। मैक्स वर्स्टैपन के जस्ट पीछे थे लुइस हैमिल्टन, एंड वो 811 मीटर्स का एक स्ट्रेट था जिसके अंदर लुइस हैमिल्टन को अच्छा खासा ड्रैग मिलने वाला था। इट्स गोना बी had to be a drag race with Max Verstappen on a higher air friction and air resistance than Lewis Hamilton behind him. But that didn't happen. Max Verstappen had all his glory on the turn one, and वो turn one के अंदर आते आते लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसल, सर्जियो पेरेस एंड एवरीबडी से मतलब 2 या 3 कार लेंथ्स आगे ऑलरेडी हो गए थे। उसके बाद समझ में आ गया था कि भैया जिसने टर्न वन जीता वो उसने रेस जीती, और वैसा ही हुआ। Max Verstappen came home to become the world record holder of two imperative and amazing records. First, he won the 14th race in a season, which is greater than Sebastian Vettel's 13 race wins in 2013 season, and even Michael Schumacher's race wins in 2004. He also came winning 416 points in a season, which is greater than लुइस हैमिल्टन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई लैप 30 के अंदर लुइस हैमिल्टन अपने टायर चेंज करके आते हैं, जब उन्होंने मीडियम से हार्ड कंपाउंड पे गए। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सारे डेटा एनालिसिस सब कुछ ये बता रहा था कि भाई जो ये टायर्स हैं वो ज़्यादा लैप्स तक नहीं टिक पाएंगे। जो मीडियम टायर्स थे they were stable, or the peak performance was stable till I think 16 to 20 laps. Mediums were okay for 25 to 30, and hards were even more, like 35 something. हैंस मर्सिडीज़ ऑप्टेड, क्योंकि उन्होंने 30वें लैप में चेंज किया टायर। हैंस उन्होंने देखा कि बहुत ऐसा है कि रेड बुल ने तो 26 लैप में चेंज करे टायर और उन्होंने मीडियम लगाए। अब मीडियम मोटा मोटी 25 से मान लो 30 भी हो जाते हैं तो 55 लैप पे टेकेंगे, वो टू स्टॉप स्ट्रैटेजी भी करेंगे। हमारे पास हार्ड टायर है तो हमारे पास तो 40 लैप हैं ही, तो 30 पे उन्होंने टायर चेंज किया। 71 लैप की रेस थी, उन्होंने बोला भाई 40 आराम से टेकेंगे, हमारी 1 स्टॉप है, उनकी तो 2 स्टॉप ही रहेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। ये टायर इतने अच्छे थे कि वो पूरे लैप पूरी रेस टिक गए। मैक्स वर्स्टैपन के टायर आई थिंक 46 लैप्स टिक गए, विच वॉज अ कमेंडेबल अचीवमेंट बाय पेरेली। भाई मेरे हिसाब से तो पेरेली ने शानदार काम किया है, और उन्होंने जो ये नए टायर बनाए हैं वो बहुत ही रिलायबल हैं। बट एक बात है ना नोटिस करने की है, जब लुइस हैमिल्टन ने अपने टायर चेंज किए थे 30th लैप पे, तब वो मैक्स वर्स्टैपन से ऑलमोस्ट 5 सेकंड पीछे थे। जब उन्होंने रेस खत्म करी तो मैक्स वर्स्टैपन से ऑलमोस्ट 15 सेकंड पीछे थे। अब ये बात नोटिस करने की है, क्या ये टायर के कारण था या उनके रेस पेस के कारण था? हमने शुरुआत स्टिंट के अंदर तो ज़रूर देखा जब लुइस हैमिल्टन के पास मीडियम टायर्स थे और मैक्स वर्स्टैपन के पास सॉफ्ट टायर्स थे, तब मैक्स वर्स्टैपन आगे लीड लेके चले गए। बट मीडियम और हार्ड का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था शायद। बट ऑल द कूडोज टू मर्सिडीज़ एंड टोटो वुल्फ एंड एवरीबडी एंड एवरी मर्सिडीज़ फैन, दैट यार कितनी शानदार डेवलपमेंट किया उन्होंने पूरे साल भर। मैक्स वर्स्टैपन के कितना पास आ चुके हैं, रेड बुल के कितना पास आ चुके हैं वो लोग, कि उनका परफॉर्मेंस इज़ ओनली रिलायबल, या परफॉर्मेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द टायर स्ट्रैटेजीज। या टायर स्ट्रैटेजी या पूरी स्ट्रैटेजी एज अ होल मर्सिडीज़ की तो मास्टरी है। उसके अंदर हमने 2021 के अंदर देखा था, हम 2022 के अंदर भी देख रहे हैं कि मर्सिडीज़ की मास्टरी है स्ट्रैटेजी के अंदर। पूरे साल उन्होंने ऑलमोस्ट कोई फुट रॉन्ग नहीं रखा है, और उन्होंने कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के अंदर इस रेस में जाने के पहले फरारी से 10 पॉइंट पीछे थे। अब जो उन्होंने गैप घटा के 40 पॉइंट कर दिया है। आई थिंक मर्सिडीज़ ने इस साल बहुत ही शानदार कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिसके अंदर उन्होंने स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी रखी है, डेवलपमेंट की रखी है, अपने कमिटमेंट की रखी है, पैशन की रखी है। लुइस हैमिल्टन एज अ ड्राइवर इज अ फैंटास्टिक एंड 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, उनके बारे में तो क्या ही कहने। विद ऑल्सो जॉर्ज रसल कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट एवरी रेस दिस सीजन इन टॉप 5। आप देखो कि मेरे ख्याल में ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उनकी जो उन्होंने गाड़ी रोक के जो क्वान यू जो को देखने गए थे, उसके अंदर जो उनका DNF हुआ उसके कारण, प्लस आई थिंक सिंगापुर और जापान के अलावा सारी रेसेस 20 में से 17 रेसेस तो भाई ने टॉप 5 में फिनिश करी है, इर्रेस्पेक्टिव की कार की कंडीशंस क्या थी, और कई बार पोडियम भी लेके आए। यार और क्या चाहिए आपको? यही तो होता है कमिटमेंट, यही तो होता है एक टीम का पैशन, नॉट लाइक द अदर रेड टीम कि यार बॉस गिव अप ही कर दो।
अब चलो उनकी बात नहीं कर लेते हैं। फरारी के पास जो पेस थी, आई थिंक इस वीकेंड तो गायब ही दिखी। कहाँ सीज़न की शुरुआत के अंदर हमको टाइटल कॉम्पिटिटर बोल रहे थे, इस रेस के अंदर मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि कोई टाइटल कॉम्पिटिशन भी बचा है फरारी के अंदर, विच वॉज 1 मिनट बिहाइंड। 1 मिनट बिहाइंड क्या होता है यार, जब आप एक टाइटल कॉम्पिटिशन के अंदर होते हैं तब 1 मिनट क्या होता है वो, मतलब ये वीकेंड तो दर्दनाक सपना था फरारी के लिए और फरारी फैंस के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट दिस इज़ द रियलिटी। आप देखो क्वालिफाइंग के अंदर अगर शार्ल लेक्लेयर जैसा बंदा जो इस सीज़न के अंदर मैक्सिमम पोल लेके आया है, किसी भी बंदे से ज़्यादा, इवन मैक्स वर्स्टैपेन से ज़्यादा पोल लेके आया है, वो फरारी पावर्ड अल्फा रोमियो के वाल्टरी बोटास के पीछे अगर उन्होंने फिनिश की अपनी क्वालिफाइंग, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस बात के लिए। अब देखो, जहाँ रिलायबिलिटी की बात आती है मुझे एल्पिन की बात करनी पड़ेगी। अब एल्पिन ने ना, मुझे लगता है कि इस साल अपना इंजन इतना अच्छा बनाया कि उन्होंने अपने रिलायबिलिटी पे ध्यान देना छोड़ दिया। फर्नांडो अलोंसो ने 5 बार DNF लिया है जस्ट बिकॉज उनकी रिलायबिलिटी एरर हुआ था। 20 में से 5 रेसेस उन्होंने खराबी कर दी, और उसके अलावा भी देवर मल्टीपल रेसेस वेयर ही डिडंट फिनिश इन टॉप 10 पोजीशन एज वेल। इस सीज़न के अंदर भी देखते हैं, इस रेस की बात भी यही करते हैं कि भाई फर्नांडो अलोंसो वांटेड टू फिनिश ऑब्वियसली इन हायर पोजीशन। अब उनकी जब उन्होंने DNF किया अपनी गाड़ी को, वो 9th पोजीशन पे थे, तो 2 पॉइंट और मिल सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऑल इन ऑल आई थिंक फर्नांडो अलोंसो एंड एस्टेबन ओकॉन वर फैंटास्टिक दिस सीजन। उनका एक रिव्यू अलग से बनाएंगे ऑब्वियसली आफ्टर द सीजन, बट एल्पिन हैड अ फैंटास्टिक ड्राइवर लाइनअप। इट विल बी वेरी सैड टू सी फर्नांडो अलोंसो गो फ्रॉम एल्पिन, बिकॉज आई थिंक एल्पिन जो रेनॉल्ट का रेजरेक्शन हुआ एल्पिन के अंदर, फर्नांडो अलोंसो वॉज अ वेरी एसेंशियल पार्ट, अ की कॉम्पोनेंट। नाउ इन द नेक्स्ट टाइम, इन द नेक्स्ट सीजन व्हेन वील सी एस्टेबन ओकॉन और पियर गैसली कमिंग इनटू द एल्पिन टीम, आई डोंट नो क्या ही होने वाला है इस टीम का, क्योंकि वो आपस में लड़ते हुए खत्म हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू द एल्पिन पीपल एंड ओटमार शॉफनर एंड ऑल द एल्पिन फैंस। आई हैव ऑल माई डाउट्स गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। दे शुडंट हैव लेट फर्नांडो अलोंसो गो इन द फर्स्ट प्लेस, आई थिंक दिस। अब नाउ इन दी एंड आई थिंक डैनियल रिकार्डो के बारे में बात करना लाजमी है। डैनियल रिकार्डो ने शानदार परफॉर्मेंस किया। उन्होंने, वो ऐसा लग रहा था अपने आपे में आ गए। ही केम बैक टू हिज ओन स्किन एंड ही वॉज हिमसेल्फ अगेन ऑफ व्हाट वी नो डैनियल रिकार्डो ऑफ। इस पूरे सीजन इनफैक्ट ये पूरा स्टिंट जो उनका मैकलेरन का था, उन्होंने कहीं परफॉर्मेंस नहीं थी। भाई मैं बता रहा हूँ कि पूरे मैकलेरन के अंदर जो स्टिंट था, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द फेदर इन द हैट वेयर डैनियल रिकार्डो केम बैक टू द सेंसेस इन द लास्ट पार्ट ऑफ द रेस। इस रेस के अंदर भी जो हमने देखा लैप 51 के अंदर, जब डैनियल रिकार्डो ने यूकी त्सुनोडा को टक्कर मारी, तब यार मुझे ऐसा लगा कि यार डैनियल रिकार्डो ये ऐसे बंदे हैं नहीं, वो इतना डेस्परेट नहीं है जीतने के, या इतना डेस्परेट नहीं है दुनिया को दिखाने के कि वो किसी और के ऊपर, किसी और को रौंद के ऊपर निकल जाए। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डैनियल रिकार्डो का, पर ऐसा हुआ। उन्होंने यूकी त्सुनोडा को टक्कर मारी। फिर आफ्टर दैट इंसिडेंट डैनियल रिकार्डो ने एक के बाद एक सबको ओवरटेक करना चालू करा। लुकिंग एट द स्टिंट ऑफ डैनियल रिकार्डो, इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि डैनियल वाज ऑन अ बेटर टायर स्ट्रैटेजी देन प्रोबेबली हाफ ऑफ द ग्रिड और मोस्ट ऑफ द ग्रिड, आई वुड से। स्पेशली हिज टीममेट लैंडो नॉरिस का जो सेकंड स्टिंट था वो हार्ड्स पे था, डैनियल रिकार्डो का सॉफ्ट्स पे था। I think Daniel Ricciardo did an excellent job in overtaking everybody, and he respectfully did that. Though he is the king of late breakers, and he did whatever he had to do. But finishing 7th in the point system, finishing 7th in the race shows a lot about Daniel Ricciardo of who he is. बट टू लेस टू लेट। डैनियल रिकार्डो जिस पेडिग्री के ड्राइवर उनको ये डिजर्व नहीं करते हैं वो, एंड आई वांट टू सी डैनियल रिकार्डो बैक ऑन द ट्रैक एंड ऑन द ग्रिड। इफ इन 2023 it will be fantastic, but if not, then I sure want to see him further in the future, like we're hearing the rumors of Nico Hülkenberg and everybody. Why not Daniel Ricciardo coming back to the grid again in 24 or 25? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डैनियल रिकार्डो अगले सीज़न एक फॉर्मूला 1 की सीट सिक्योर करने में कामयाब होंगे या नहीं, और क्या आपको डैनियल रिकार्डो को अगले सीज़न देखना है या नहीं, और क्या अगली 2 रेसेस भी मैक्स वर्स्टैपेन जीत जाएंगे? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Until the next time guys, please take care of yourself.